और एक बार फिर से स्वागत है आपका टीचर्स अकेडमी में। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल की क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया कि हिस्ट्री को हमने 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो हमने कल की क्लास में स्टोन एज या पाषाण युग के बारे में पढ़ा, जिसके हमारे पास कोई लिखित एविडेंस नहीं थे, तो वो पढ़े भी नहीं गए। अब आज हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, जिसको बोला गया आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें 2 सेक्टर आते, 2 चीज़ें आती हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, बाद में वैदिक युग। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। मेनली आपको क्या आप जानते हैं, आप सिंधु घाटी सभ्यता आपने सुना तो होगा बचपन से, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जिक्र ना हो तो हिस्ट्री अधूरी रहती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन बोले या सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसको पहली बार क्या बोला जाता है, इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला गया है, और इसमें इसी टाइम पीरियड में कांसे की खोज हुई, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। ये तो इसका बेसिक नाम है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। लेकिन क्यों कहा गया? क्योंकि हड़प्पा स्थल पे पहली बार खुदाई करके अब इस सभ्यता के बारे में पता लगाया गया था, इसलिए सभ्यता को हमने हड़प्पा सभ्यता कहा। तो ये चीज़ हम जब इसको आगे पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता भारत की या पूरे विश्व की पहली फर्स्ट नगरीकृत सभ्यता है। इसको बोला गया फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन बोला गया। मतलब अगर विश्व की कोई पहली नगरीकृत सभ्यता या जहाँ पे नगरों के होने के साक्ष्य प्राप्त हुए, वो कौन सी सभ्यता थी? आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। तो वहाँ के जो एविडेंस मिले, मैंने पहले ही बताया प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की टाइम है ये, तो यहाँ एविडेंस तो है लेकिन उनको रीड या पढ़ा नहीं गया है। तो ऐसा क्या चीज़ें वहाँ मिली जिस बेस पे आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि ये सभ्यता अर्बन सिविलाइजेशन है? वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा था या किस चीज़ें की वहाँ मिली जो आज के शहरों की तरह कंपेयर में सिमिलर थी, जिस बेस पे आपके आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन रूरल सिविलाइजेशन नहीं है, ये एक अर्बन सिविलाइजेशन है। तो वहाँ पे बड़े बड़े नगर पाए गए, खुदाई की गई तो पता चला कि यहाँ पे जो ईंटें मिली वो इतनी अच्छी क्वालिटी में थी कि आज भी वो ईंटें बराबर सही बनी हुई थी। यहाँ पे बड़े बड़े नगर पाए गए, शहर पाए गए, और कहते हैं स्नानागार पाया गया, अन्न स्टोरेज पाया गया, डकयार्ड पाए गए। तो वो सारी चीज़ें जो आज के ज़माने में शहर में हम ढूंढते हैं ना, वो सब चीज़ें उस टाइम पे विद्यमान थी। जैसे यहाँ पे जो नगर थे, घरों का जो बसाए गए थे, वो ग्रिड पद्धति पे बसाए गए थे। ग्रिड पद्धति क्या होती थी कि शहर में जो सड़कें थी एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रही हैं। नगर की प्रॉपर जो घरों के जो दरवाजे हैं प्रॉपर गेट की तरफ ना खुल के, मतलब सड़क की तरफ ना खुल के अंदर की तरफ खुल रहे हैं। मतलब विशेष रूप से हर चीज़ का ध्यान रखा गया कि किस तरीके से नगर को सही तरीके से सुनियोजित किया जाए। तो जो वहाँ चीज़ें मिली उस बेस पे इस सभ्यता को हमने फर्स्ट नगरीकृत सभ्यता या फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन कहा। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि आखिर क्या क्या चीज़ें मिली, किस तरीके से इसकी खोज हुई, या किस किस व्यक्ति ने किस जगह की खोज की, वो हम आगे की क्लास में समझते हैं। तो पहली बार तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि पहली बार चार्ल्स मेसन ने 1826 में इस सभ्यता इसके बारे में बताया कि ऐसा कोई सिविलाइजेशन है जो हम लोग खोज सकते हैं। मतलब पुरातत्ववेत्ता थे ये, इन्होंने खुदाई की या फिर कहीं इनको कुछ सैंपल मिले तो इनको इस चीज़ को वहाँ के ख़त्म हो गई। लेकिन पहली बार व्यवस्थित रूप से 1856 में कनिंघम महोदय इन्होंने सर्वेक्षण किया। एक्चुअली हुआ कि 1856 के आसपास का टाइम था जब कराची से लाहौर के बीच में रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था। तो रेलवे ट्रैक बिछाया गया, पाकिस्तान वाला एरिया है, हड़प्पा भी वही है। तो वहाँ पे हुआ कि जब रेल की खुदाई के लिए सड़क ज़मीन खोदी जा रही थी, तो वहाँ जो रेलवे जो मजदूर थे उनको खुदाई के समय ईंटें मिली। उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने ईंटें उठाई और अपने काम में लगा ली। बाद में फिर खुदाई करते के बाद उनको समझ में आया कि जो 1921 में फिर जॉन मार्शल एक व्यक्ति है, इनको भारतीय पुरातत्व विभाग का प्रमुख बनाया गया। फिर इनको समझ में आया कि जो ईंटें मिली हैं वो एक थोड़ा सा ढेर नहीं है, ये प्रॉपर एक सिविलाइजेशन है, एक पूरा का पूरा नगर है। अब
मजदूरों के द्वारा ईंटें उखाड़ के लगा ली गई। वो ईंटें इतनी अच्छी क्वालिटी में थी कि उनको वैसे इट इज़ वैसे ही यूज किया गया। तो बाद में जब इस डिपार्टमेंट का कार्यभार जॉन मार्शल के हाथों में सौंपा गया, तब इस नगर की प्रॉपर खुदाई की गई। तो हमने यहाँ पे बताया कनिंघम महोदय ने पहली बार सर्वेक्षण किया, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बताया कि 1861 में पहली बार भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना हुई, जिस डिपार्टमेंट का कार्य होता था कि भारत में ऐसे जगहों को खोजना, खुदाई करना जहाँ से कुछ हमें ऐतिहासिक लिंक मिले, मतलब पुरातत्व चीज़ें, पुरानी चीज़ों की खुदाई करके चीज़ों का पता करना। तो उसी में जब ये रेलवे ट्रैक वगैरह मिला, तो उसके बाद 1921 में जॉन मार्शल महोदय को इस विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। फिर उनकी अध्यक्षता में अलग अलग लोगों को अपॉइंट किया गया, जैसे दयाराम साहनिया पढ़ेंगे, आर.डी. बनर्जी पढ़ेंगे, और भी लोग हैं जिन लोगों ने जगह जगह जाके, जैसे हड़प्पा गए, मोहनजोदड़ो गए, और आप पढ़ेंगे चन्हूदड़ो गए, लोथल गए, धौलावीरा गए। यहाँ इन लोगों ने खुदाई करके पूरे नगर को खोजा कि यहाँ एक छोटा सा नगर या टाउन नहीं है, मतलब थोड़ा सा गांव नहीं है, ये पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है। पूरा किलेबंदी की गई, हर चीज़ का व्यवस्थित ब्यौरा प्राप्त हुआ। तो ये हमें पता चलता है कि 1921 में पहली बार जॉन मार्शल के द्वारा इस डिपार्टमेंट की अध्यक्षता की गई और फिर लोगों को अपॉइंट किया गया इसकी खुदाई के लिए। तो पहली बार ये हो गया। अब इसका टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो वैसे तो इसका टाइम पीरियड अलग अलग लोगों ने अलग अलग माना है, लेकिन नॉर्मल एक 2500 से 1750 का BC का टाइम पीरियड एक यूनिवर्सल माना गया कि हाँ, इस टाइम पीरियड के बीच में ये सभ्यता या सिविलाइजेशन स्थित थी। 2500 से 1750, कहीं कहीं 2300 से मिलता है। टाइम पीरियड अलग अलग जगह पे अलग अलग वेरी करता है, तो आप एक टाइम पीरियड को लेके कंफ्यूज ना हो कि क्या है क्या नहीं। तो एक सर्वमान्य यूनिवर्सल जो टाइम पीरियड माना गया इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो है आपका 2500 से लेके 1750 BC। एक पॉइंट आपको ये याद करना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीन नगर कौन सा अभी तक मिला है। तो अभी हाल ही में 2014 में जब खुदाई की गई, अभी लगातार कार्य चल रहा है, तो एक जगह है भिरडाना। ये जगह आपकी हरियाणा में है। हरियाणा में यहाँ पे 2014 में खुदाई करके पता किया गया कि ये जो नगर खोजा गया है सॉरी, ये जो नगर खोजा गया है, खुदाई करके निकाला गया, ये नगर का जो टाइम पीरियड है वो आई थिंक 7500 BC के आसपास का टाइम पीरियड माना गया। इसका टाइम पीरियड माना गया 7500 BC। मतलब हम तो नॉर्मल टाइम पीरियड 2500 से 1750 मान रहे थे, लेकिन ये नगर तो उससे भी कितना 400 450 साल पहले का माना गया, 450 500 साल के पीछे। तो ये 7500 साल मतलब BC ईसा पूर्व पुराना नगर माना गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में सिंपल तरीके से कि अब तक खोजा गया हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है, तो भिरडाना, ये हरियाणा में है। 2014 में इसकी खुदाई की गई। इतना क्लियर है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि इस हड़प्पा सभ्यता का एरिया कितना था। पहली बात तो इसका शेप त्रिभुजाकार आकृति थी। अगर हम हड़प्पा सभ्यता के एरियाज को मिलाएं तो हम देखेंगे जो इसका शेप है वो त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार जैसे कि अभी मैं आगे क्लास में बताऊंगी, यहाँ पे ही चलो बता देती हूँ आपको। जैसे आप यहाँ चलिए, अगर भारत में इसके पॉइंट्स को देखें, अगर हम भारत का नक्शा बनाएं इस तरीके से, यहाँ पे नक्शा इस तरीके से नक्शा बनेगा भारत का। ये नक्शा एक ओवरऑल नक्शा मान लीजिए। तो यहाँ पे है आपका मांडा, जम्मू कश्मीर, ये ऊपर है मांडा, यहाँ पे हो गया। यहाँ है आपका सुतका गंडोर गुजरात में, यहाँ लिख लेते हैं, इधर है सुतका गंडोर, सुतका गंडोर। इधर आपका है आलमगीरपुर, ठीक है। और इधर है आपका महाराष्ट्र के पास दहमाबाद। अब इसको एरिया को मिलाएंगे, त्रिभुजाकार आकृति में ये बनता है इस टाइप से। तो चौकोर त्रिभुजाकार आकृति इस टाइप से बनती है कि यहाँ पे अगर मिलाया जाए तो इस त्रिभुजाकार आकृति का शेप, ये 3 शेप में बनके इसका आकार बनता है। तो बोला जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का आकृति कैसी थी, त्रिभुजाकार।
इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बताया गया इसका आकृति क्या है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए इसके बारे में बताया गया कि यहाँ का समाज कैसा था। तो वहाँ पे जो चीज़ें मिली उन चीज़ों के आधार पे ही केवल आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया, क्योंकि हमारे पास कोई लिखित एविडेंस नहीं है कि हम बोल सकें कि यहाँ पितृ समाज था, ये मातृ समाज था। लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी मिली, वहाँ पे मातृ देवी की प्रतिमा मिली, ऐसा लगा कि माँ को अधिक इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो इसलिए उस आधार पर बोला गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसी है, आपकी मातृ सत्तात्मक है। वहाँ लिपि मिली है भाव चित्रात्मक, तो लिपि हमें प्राप्त हुई है, जो लिखने की लिपि है उस पर कुछ चित्र बने इस टाइप से। तो उन चित्रों के आधार पर बोला गया चित्र लिपि क्या है, भाव चित्रात्मक, भाव दिखा रही है। बट इस लिपि को पढ़ा नहीं गया, इसलिए पढ़ा नहीं गया, इसलिए इसको प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में डाला गया। इसके बाद बोला गया यहाँ पे पूजा किसकी होती थी, पाशुपत मातृ देवी। वहाँ पे जो मूर्तियाँ मिली और शिव की मूर्ति मिली, बोला उससे अंदाज़ा लगाया इतिहासकारों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने, कि मे भी वहाँ पे पाशुपत की पूजा होती होगी, मातृ देवी पूजा योग्य थी। और पवित्र पशु वहाँ पे माना गया कुवड़ वाला बैल, क्योंकि जो भी साक्ष्य मिले उन्हीं के बेस पे ही ये अजम्पशन किया गया है कि ऐसा था। कहीं पे प्रॉपर ऑथेंटिक आप सबूत दावा नहीं कर सकते कि यह पशुपति ही थे, हो सकता है मे भी कुछ और हो, लेकिन वहाँ जो बहुतायत में जो चीज़ें प्राप्त हुई उन आधार पे आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला कि यहाँ पे क्या है, पशुपति मात्र मतलब कुवड़ वाला बैल की पूजा हो रही है, पशु है, पशु पूजा किसकी हो रही है, आपकी पाशुपति की। ये तो हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग महत्वपूर्ण स्थल के बारे में जाने कि हड़प्पा की खोज कहाँ हुई या मोहनजोदड़ो की खोज कहाँ हुई। ये आपके वन डे एग्जाम में सिंपल सीधे सीधे पूछा जाता है। तो पहला स्थल जिसकी खोज की गई थी वो आपका हड़प्पा है। पहला हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल आपका हड़प्पा है। इसकी खोज 1921 में की गई। और किसके द्वारा की गई है आपकी खोज, दयाराम साहनी के द्वारा। ये याद रहेगा, दयाराम साहनी और रावी नदी के तट, ये तीन चीज़ें याद रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, हड़प्पा शहर की खोज किसने की, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी अच्छे से याद रख लीजिए आप लोग। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की शहर की खोज की गई 1921 में। और किस नदी के तट पे है, रावी नदी के तट पे। ये पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी के तट पे बसा हुआ है, तो रावी नदी के तट पे। दूसरा आपका नगर है ये मोहनजोदड़ो, इसकी खोज 1922 में की गई और ये सिंधु नदी के तट पे है। और इसकी खोज की है राखल दास बनर्जी, RD बनर्जी, इनको बोला जाता है राखल दास बनर्जी। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को। RD बनर्जी के द्वारा सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो की खोज की गई। इसके बाद सिंधु नदी के तट पे एक स्थल और स्थित है जिसका नाम है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो की खोज 1934 में की गई। ये सिंधु नदी के तट पे है और इसकी खोज की है RC मजूमदार ने। RC मजूमदार नाम याद रखें तभी नहीं चलेगा, लेकिन ऊपर के दो आपको याद करना ज़्यादा जरूरी है। दयाराम साहनी आपके हड़प्पा की खोज की है और RD बनर्जी, राखलदास बनर्जी हैं, वो आपके मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं। इसके बाद थर्ड वन आपको याद रखना है धौलावीरा। धौलावीरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसकी खोज पहली बात तो 1990 में लूनी नदी के तट पे की गई। ये भी आपका धौलावीरा गुजरात में स्थित है और ये RS बिस्ट ने इसकी खोज की है। RS बिस्ट, ठीक है, RS बिस्ट ने इसकी खोज की है। अब क्या है, धौलावीरा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आगे की क्लास में बताऊंगी, लेकिन यही वो बता रहे हैं क्या है कि ये पहला नगर है, धौलावीरा का पहला और एकमात्र नगर है जिसमें नगर का जो स्ट्रक्चर है वो 3 स्टेज में पाया गया। जनरली क्या होता था कि हड़प्पा में शहर जो होते थे 2 स्टेज में पाए जाते थे, उत्तरी पश्चिमी टीला और दक्षिणी पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला होता था, एक पूर्वी टीला होता था। लेकिन पहला एक नगर, एकमात्र नगर पाया गया धौलावीरा, जहाँ पे बीच में एक मध्य टीला भी हुआ करता था, वो हम आगे इसमें समझेंगे। इसके बाद एक नगर है लोथल। लोथल की खोज 1954 में SR राव के द्वारा की गई और इसकी किस नदी के तट पे है, ये भोगवा। ये भी आपका गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पे लोथल की खोज हुई और कौन है, SR राव के द्वारा इसकी खोज की गई। अब लोथल इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें क्यों याद रखना है, अपने सारे प्लेसेस तो याद नहीं हो सकते ना भाई, तो कैसे याद करना है, डक यार्ड या बोलेंगे पोर्ट,
एकमात्र स्थल, हड़प्पा कालीन सभ्यता का भारत में स्थित एकमात्र स्थल जहां बंदरगाह पाया गया। मतलब इससे क्या पता चला कि हमारा जो व्यापार है, हमारा जो ट्रेड है वो पानी के मार्ग से भी हो रहा है। पानी के मार्ग से इंडिया में तो नहीं करेंगे, मतलब हम बाहर विदेशों में भी व्यापार कर रहे हैं, ये हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है एक साइड आपकी बनावली, इसकी खोज हुई है 1975 में, खुदाई की गई, ये सरस्वती नदी के तट पे है। और आर एस बिस्ट इसके भी आपके खोज करता है। फिर एक साइड आपकी कालीबंगा जो राजस्थान में है 1953 में, ये घग्गर नदी के तट पे है, अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई। फिर आपकी एक रोपड़ है 1953 में ही, सतलज नदी के तट पे वाई.डी. शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसकी खोज की गई। ये कुछ प्रमुख शहर है जिनको आपको पता होना चाहिए। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि उस स्थल का नाम मत, आजादी के बाद भारत में खोदा गया पहला स्थल कौन सा है? आजादी के बाद भारत में खोदा गया पहला स्थल है आपका कालीबंगा, ठीक है, 1953। एक और खोदा गया है रोपड़, ये भी 1953 में खोदा गया है, ठीक है। अगर रोपड़ ऑप्शन में, कालीबंगा ऑप्शन में नहीं है और पूछा जा रहा है भारत में आज़ादी के बाद 1950 के बाद खोदा गया पहला स्थल कौन सा है, अगर कालीबंगा ऑप्शन में नहीं है तो आप रोपड़ लगाएंगे, अगर दोनों ऑप्शन में दिए तो आप फर्स्ट ऑप्शन आपका कालीबंगा होना चाहिए। तो इस चीज़ को याद कर लीजिए कि भारत में आज़ादी के बाद खुदाई करने के बाद जो स्थल प्राप्त हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का, वो स्थल कौन सा है आपका? कालीबंगा, ठीक है। आज़ादी के बाद खोदा गया भारत का सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल क्या नाम है आपका? कालीबंगा। तो ये आपके प्रमुख नगर थे और जिनकी खोज किसने की। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब हम लोग कुछ डिटेल इनके बारे में पढ़ेंगे, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जानेंगे कि कुछ नगर से कुछ स्पेशल चीज़ें पाई गई जो आपके एग्जाम में एज इट इज़ पूछी जाती हैं। चाहे वनडे एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपसे ये चीज़ें स्पेशली पूछ लिया जाता है कि अन्नागार कहाँ से मिला, 12 कमरों का स्टोरेज हाउस कहाँ से मिला, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए हम पहले हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। तो हड़प्पा का पहली पॉइंट तो ये कि जो इसका एरिया था ये 5 किलोमीटर वाले एरिया में परिधि, मतलब सर्कमटेंस में फैला हुआ था, ठीक है। ये ग्रिड तकनीक पे आधारित नगर। ग्रिड पद्धति क्या होती थी, अभी हम इसको जानेंगे। तो ग्रिड पद्धति हम किसको कहते थे? क्या होता था, जो नगर था उसमें जो सड़कें थी 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती थी, मतलब एक व्यवस्थित ढंग से सड़कों का सड़क विन्यास फैला हुआ था, ये ग्रिड पद्धति है। और इसमें जो मकान होते थे, ये छोटे छोटे कमरे हैं, नगर में जो घर हैं, ये इनके जो दरवाजे हैं रोड की तरफ ना खुल के अंदर की तरफ खुलते थे। इससे क्या चीज़ समझ में आया? आप थोड़ा सा सोचो, अगर किसी का घर का गेट मेन रोड पे खुले, अचानक से वो गेट खोल रहा है, रोड और घर के बीच में स्पेस ही नहीं है, तो गाड़ी वगैरह कोई आ रही तो स्पेस टक्कर मारेगी कि नहीं मारेगी, है कि नहीं? तो इसलिए क्या किया उन्होंने, इतना टेक्नोलॉजी दिमाग लगाया कि हम दरवाजों को अंदर की तरफ खोलेंगे, गली की तरफ खोलेंगे, ना कि मेन सड़क की तरफ। तो इस तकनीक को बोला गया ग्रिड पद्धति। मतलब इतने हाईटेक थे ये लोग। हम आज के भारत में ये सब चीज़ें सीखे या जाने, लेकिन ये सब पद्धतियाँ आज से कितने साल पहले 2350 BC में हम लोग को ये सब चीज़ों का ज्ञान था। सोचो हम लोग किसके वंशज हैं? हम उस सभ्यता के वंशज जो पहली सभ्यता नगरीकृत थी। इस चीज़ पे हमें प्राउड होना चाहिए कि हमारे देश की शुरुआत ही, हिस्ट्री की शुरुआत नगरीकृत सभ्यता से हो रही है। हमारा इतिहास ही नगरीकृत है। बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमें ज्ञान दिया कि तुम लोग असभ्य हो, बर्बर हो, जंगली हो, गंवार हो, उनको बताओ, वही जाके हमारी तो सभ्यता ही अंग्रेज नगर से शुरू हुई। हमारा इतना डेवलपमेंट था उस समय कि आज के शहरों में क्या डेवलपमेंट होगा, क्या नगरी विन्यास था। वहाँ पे देखो सड़कें थी, इसी की मैं बता दें, जो सड़क होती थी ग्रिड पद्धति में, क्या कहते हैं, जल निकासी प्रणाली बहुत अच्छी होती थी। जल निकासी प्रणाली का मतलब है कि ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा था कि हर घर के बाहर, घर के जो पानी को, वेस्टेज वाटर को छोटी छोटी नालियों के द्वारा कनेक्ट करके जो शहर की मेन सीवेज लाइन होती थी, मेन लिंक लाइन होती थी, उससे कनेक्ट किया जाता था। और जैसे आज की तरह आप शहरों में जाएंगे ना, घरों के मेन रोड पर जो सीवेज होते हैं, हर सीवेज के बाद छोटा सा डिब्बा, मतलब बीच बीच मतलब
एक एक किलोमीटर या फिर मतलब 500 मीटर की दूरी पे एक बॉक्स जैसा चैम्बर बॉक्स बना होता है जिसमें आप गंदगी भरने पे उसको खोल के सफाई करते हैं। इस टाइप की व्यवस्था उस टाइम पाई गई थी। देखो यहाँ पे क्या पाया गया है, ग्रिड पद्धति अपनाई गई। यहाँ पे देखो लिखा 12 कमरों का अन्नागार। 12 कमरों का अन्नागार क्या है? स्टोरेज हाउस ऑफ ग्रेन्स, अनाज को खट्टा करने वाला भंडार। जो आज के शहरों में कोल्ड स्टोरेज मिलते हैं वो क्या है? अन्नागार ही तो है। अब जहाँ एक्सेस अमाउंट में ग्रेन होगा, फूड पैदा होगा, तभी तो हम अमाउंट में जाके स्टोरेज हाउस में रखेंगे। अब हमारी ज़रूरत के अनुसार ही अगर हम पैदा कर रहे हैं तो हम कहाँ बाहर जाके रखेंगे भाई? इससे क्या समझ में आया कि वहाँ कृषि अधिशेष एक्सेस अमाउंट में था। जब कृषि अधिशेष अधिक अमाउंट में था तभी तो उन्होंने स्टोरेज हाउस की आवश्यकता पड़ी होगी और फिर उनको बनाया। समझ में आ रहा है? जब एक्सेस अमाउंट में ग्रेन्स हैं तो उसको स्टोरेज हाउस में रखा गया, तो लोगों के पास टाइम है कि वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर पाए, तो वो लोग उद्योगों में लगे, कला संस्कृति में लगे, वो लोग मंदिर हर चीज़ों में जुड़ते चले गए। जब आपके पास बेसिक नीड्स को पूरा करने के अलावा टाइम बचता है तब आप एक्स्ट्रा चीज़ सोचेंगे। तो वहाँ पे इस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ पे 12 कमरों का अन्नागार मिला है, स्टोरेज हाउस मिला है। वहाँ पे सेल खड़ी की मोहरें मिली हैं। मोहरें जो कॉइन होती थी, जो मुद्रा होती थी, मोहर बोलते थे उनको। तो जो मोहरें होती थी वो सेल खड़ी की बनी है। सेल खड़ी एक टाइप का मेटल होता है, पदार्थ होता है, जैसे ग्रेनाइट वगैरह होता है उस टाइप के सेल कड़ी पत्थर होता है, उस पत्थर की मोहरें मिली हैं आपको। फिर आपको वहाँ पे सुरक्षा दुर्ग मिला है। हड़प्पा में सुरक्षा दुर्ग मतलब ये नगर है, नगर के बाद किलेबंदी करके बनाई गई है, इसको सुरक्षा दुर्ग बोला गया। फिर वहाँ कपास की खेती के साक्ष्य मिले। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा नगर से आपको कपास की खेती के साक्ष्य मिले। और बोला सबको दफनाने के प्रमाण मिले। सबको दफनाने के प्रमाण मतलब वहाँ पे कब्रिस्तान मिला। हड़प्पा में R37 नाम की कब्रिस्तान मिला है। कब्रिस्तान, ठीक है। तो पूछा जाता है R37 कब्रिस्तान हमें हड़प्पा के किस सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर से प्राप्त होता है? तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा हड़प्पा। तो हड़प्पा के बारे में आपको बेसिक चीज़ें इतना याद होना चाहिए कि 12 कमरों का अन्नागार मिला, सेल कड़ी की मोहरें मिली, प्राप्त हुई, सुरक्षा दुर्ग मिला, सब दफनाने के प्रमाण मिले, R37 कब्र मिली है वहाँ पे, और ग्रिड तकनीक से वहाँ पे नगरों को बसाए जाने का एविडेंस प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आपका शहर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में पहली बात तो ये जान लो, मोहनजोदड़ो को ट्विंस कैपिटल बोला गया हड़प्पा की, मतलब जुड़वा राजधानी। मोहनजोदड़ो क्या है? हड़प्पा की जुड़वा राजधानी बोला जाता है। पूछा जाता है एग्जाम में कि हड़प्पा शहर की, हड़प्पा नगर की जुड़वा राजधानी या कैपिटल किसको बोला गया? तो मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को आप सबसे पहले याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला नगर है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या इस शहर में पाई गई। यहाँ पे विशाल अन्नागार पाया गया, मतलब बहुत बड़ा स्टोरेज हाउस मिला ग्रेन्स कलेक्ट करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया 12 कमरों का अन्नागार मिला हड़प्पा, लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार बोला जाएगा तो कहाँ मिला है आपको? मोहनजोदड़ो। ये पॉइंट सिंपल ऐसे ही याद करने हैं, इसमें ज़्यादा माथा पच्ची आपको करने की जरूरत नहीं है यार। कैसे याद करना है? सिंपल बस याद करते जाइए। 12 कमरों का अन्नागार हड़प्पा, सबसे विशाल अन्नागार आपको कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। यहाँ पे एक चीज़ और इसके लिए जाना जाता है, जुड़वा राजधानी मैंने आपको बता दी, विशाल स्नानागार मिला। यहाँ मैंने लिखा नहीं है तो यहाँ लिख लीजिए विशाल स्नानागार। स्नानागार, इसको बोला गया ग्रेट बाथ रूम, मतलब बहुत बड़ा स्नानागार बोला गया कि ऐसा स्नानागार मिला जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहाते होंगे एक साथ। इसके बारे में कल्पना की गई कि स्नानागार के नीचे मतलब कुंड है, यहाँ उतरने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। ऐसे सीढ़ियों के द्वारा इसको बनाया गया है, ऐसे छोटी छोटी सीढ़ियाँ, मतलब आप ऊपर से नीचे कैसे नहाने आएंगे उसका पूरा प्रबंध किया गया। मतलब इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप थी कि यहाँ पे नहाने के लिए नीचे कुंड है, उसके बाद बहुत बड़ा वो लोग वहाँ पहुँचने के लिए आपने स्टेप बनाई है, और उसके बाद कपड़े वेन चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम के भी साक्ष्य मिले हैं। बोला गया कि स्नानागार के बाद छोटे छोटे कमरे बनाए गए, तो मे भी क्या हो सकता है कि चेंजिंग रूम हो। इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने इस
स्नानागार से कॉन्सेप्ट क्रिएट किया कि मे भी हो सकता है किसी धार्मिक अनुष्ठान के रूप में या किसी महान पर्व के टाइम पे लोग यहाँ इकट्ठे होते होंगे, धार्मिक अनुष्ठान करते होंगे, नहाते होंगे, पूजा याचना करते होंगे, उससे इसकी तुलना की गई। तो समझ में आया, जैसे आज की डेट में भी हम लोग भारत में स्नान करना जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, हर की पौड़ी, वहाँ पे भी जलकुंड वगैरह रहते हैं। ऐसी मैं एक जगह गई थी, वहाँ का जैसे आपको बोलूँ, नासिक में त्र्यंबकेश्वर है, शिव जी का मंदिर, वहाँ पे जलकुंड है। वो भी सिमिलर ऐसे ही बना है कि चारों तरफ ऐसा आपका कुंड है और उसकी चारों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और यहाँ चेंजिंग रूम है। तो ये आज का जो अगर नासिक का त्र्यंबकेश्वर का जलकुंड माने, उसको हम मोहनजोदड़ो के जलकुंड से या बाथ ग्रेट बाथ से बॉल से कंपेयर कर सकते हैं। तो समझ में आया, इतिहासकारों के अंदर एक हिस्ट्री क्रिएट कहानी डेवलप हुई कि मे भी ये विशाल स्नानागार का उपयोग ये लोग महान पर्व के टाइप में या किसी महान आयोजन के रूप में सामूहिक रूप से नहाकर इसका आयोजन करते होंगे। जैसे हम लोग नहीं जाते, हर की पौड़ी जाएंगे या मथुरा जाएंगे या जहाँ स्नान करने के लिए डुबकी लगाते ना पवित्र जल में, सेम सिमिलर कहानी यहाँ पे क्रिएट की गई। अब क्या बोला गया कि यहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह मिले। स्वास्तिक चिन्ह आप लोग जानते हैं, इस टाइप का ये स्वास्तिक चिन्ह होता है। तो इसके भी हमको एविडेंस कहाँ मिले हैं? आपको पहली बार मोहनजोदड़ो में, और बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य मिले। दाढ़ी वाले महादेव, ये थोड़ा यूनिक पॉइंट था। आज की डेट में हम लोग भगवान की फोटो वगैरह देखते हैं तो किसी भी भगवान की दाढ़ी दिखती है? नहीं दिखती ना, सब क्लीन शेव दिखते हैं। लेकिन पहली बार हमने सिंधु घाटी सभ्यता में जाना कि वहाँ पे एक ऐसे शिव की मूर्ति मिली है, मान लीजिए ऐसा शिव मिले, यहाँ पे कोई चेहरा है, ये चेहरा है तो इसकी दाढ़ी बनाई गई है। तो बोला गया कि दाढ़ी वाले शिव हैं। और एक पाशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। पाशुपतिनाथ जो शिव के ही रूप हैं, बोला गया उनके चारों तरफ 4 हाथी, गैड़ा, बैल और चीता, ये टाइप के 4 जानवर उनको घेरे हुए हैं। इसके बाद वहाँ पे कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली, जिससे पता चला कि वहाँ पे लोग कांसे का नॉलेज था, कांसे का ज्ञान था। इस बारे में हमें मोहनजोदड़ो में प्राप्त कांसे की नर्तकी से पता चलता है। फिर वहाँ एक बगीचा मिला। तो जो चीज़ें आज के शहर में होनी चाहिए, डेवलप शहर में, वो सारी चीज़ें हमें मोहनजोदड़ो के शहरों से पता चल रही थी। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट को कहना पड़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की पहली अर्बन सिविलाइजेशन है। इसके बाद नेक्स्ट सिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, चन्हुदड़ो। इसके बारे में, इसका भी हमने आपको बताया ये किस नदी के तट पे है? सिंधु नदी के तट पे। तो सिंधु नदी के तट पे कौन से 2 नगर आपको याद होंगे? एक तो मोहनजोदड़ो याद रखिए आप लोग, एक दूसरा चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो में एक स्पेशल चीज़ मानी जाए तो यहाँ मनका बनाने के कारखाना प्राप्त हुआ, और यहाँ पे जो ईंटों का शेप था वो बक्राकार शेप था। एक्चुअली जनरली ईंटें आपको मैसिस टाइप से मिलती थी, लेकिन यहाँ पे गोल शेप में, बकरा टाइप शेप में आपको ईंटें मिली। यहाँ पे एक चीज़ और मिली है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह मिले, कुत्ते के पद चिन्ह के साइन मिले। इससे पता चलता है कि वहाँ पे भी इस टाइप का था कि बिल्ली भाग रही है, बिल्ली और कुत्ते का वहाँ के लोगों को ज्ञान था। वहाँ पे मेकअप किट मिली, मतलब मेकअप किट को हम बोले तो सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री। आज की डेट में अगर हम माने तो उसको क्या बोलेंगे? सौंदर्य प्रसाधन, मतलब महिलाओं को मेकअप करने की चीज़ों का भी ज्ञान था। इससे हमें यहाँ पे इसके बारे में पता चलता है। यहाँ पे लिपस्टिक, कंघा और बहुत सारी काजल, इन सब के आपको साक्ष्य मिलते हैं वहाँ पे। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, वहाँ पे दुर्ग रहित नगर। इसके बारे में एक पॉइंट ये याद रखिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मोहनजोदड़ो क्या था? किलेबंद शहर था, है ना। आपको बताया कि पूरा मोहन जो हड़प्पा सभ्यता है 2 भागों में बटी थी, एक पश्चिमी टीला था, एक पूर्वी टीला था। लेकिन और मैंने आपको एक पॉइंट और बताया कि धौलावीरा एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में बटा था, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला और मध्य टीला। लेकिन यहीं पर ये चन्हुदड़ो के बारे में आपको स्पेशल फैक्ट याद रखना है कि इस नगर को किलेबंदी नहीं की गई थी, ये बाउंड्री रहित शहर था, मतलब इसके किले नगर के आसपास कोई इन्होंने दीवार नहीं बनाई थी। ये आपको चन्हुदड़ो के बारे में याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट शहर है आपका लोथल। लोथल को आप बेसिकली मेन याद रखेंगे कि ये व्यापारिक नगर था। यहाँ बंदरगाह मिला, बंदरगाह क्या मिला? पोर्ट बोलेंगे। तो इससे क्या समझ में आया कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार वाणिज्य था वो समुद्र के मार्ग से भी होता था। इसके एविडेंस समझ में आते हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, क्योंकि बंदरगाह है तो बंदरगाह से कुछ ट्रेड होता ही होगा, जब किसी जहाज का आना जाना होगा, इसलिए तो पोर्ट बनाया गया होगा। इसके साक्ष्य हमें कहाँ
से पता चलते हैं? लोथल से। यहाँ पे घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले आपको, 3 युगल समाधि मिली। इससे समझ में आता है एक चीज़, इससे निकल के आती है कि मे बी लोथल में लोग सामूहिक रूप से समाधान मतलब जलाए गाड़े जाते होंगे। मतलब जनरली लोग सिंगल मरता है तो एक अकेला बॉडी दफना दी गई, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर लोथल है, यहाँ पहली बार एक साथ 3 लोगों को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। तो आपसे एज इट इज पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का उस शहर का नाम बताइए जो तीन युगल दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ पे मम्मी का मॉडल मिला, यहाँ पे एक चित्र मिला है आपको, लोमड़ी और चिड़िया का चित्र मिला है। यहाँ का से शतरंज के भी साक्ष्य मिले, जिससे पता चलता है कि लोगों को शतरंज का भी ज्ञान था। समझे? इसके बाद हम आगे की क्लास में देखेंगे कालीबंगा एक शहर है, इसमें हमें जुते हुए खेत मिलते हैं। जुते हुए खेत से समझ में आता है कि वहाँ के लोगों को एग्रीकल्चर की नॉलेज थी और खेतों में किस तरीके से खेती करनी है, किस तरीके से क्रॉप्स को बोना है, उनके लिए प्रॉपर खेतों को जोता जा रहा है। लकड़ी का हल मिला है, हल के द्वारा खेती करने के एविडेंस पता चलते हैं। वहाँ 7 हवन कुंड मिले हैं। हवन कुंड से क्या समझ में आया कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करते होंगे। मतलब लोगों के पास राजनीतिक, व्यावसायिक, सामाजिक जीवन के अलावा एक धार्मिक सोच भी थी। धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करते, जैसे मैंने आपको बताया कि मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला। वहाँ से एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मे भी हो सकता है लोग किसी धार्मिक आयोजन के उपलक्ष्य में एक साथ इकट्ठे होते होंगे और सामूहिक स्नान करते होंगे। उसी तरीके से यहाँ पे पता चला 7 हवन कुंड, जिससे अंदाज़ा लगाया गया हो सकता है कोई बड़े स्तर पे कोई पूजा पाठ हो रही है जहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए हवन करने की साक्ष्य व्यवस्था की गई। वहाँ पे भूकंप के भी साक्ष्य मिले। ये भूकंप के साक्ष्य का मतलब है, इससे थोड़ा ये समझ में आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो इतनी बड़ी सभ्यता थी अचानक से कैसे खत्म हो गई। तो उसके कहीं कहीं अलग अलग साक्ष्य मिले। कहीं से हमें भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, तो कहीं मलेरिया के द्वारा मरने के साक्ष्य मिलते हैं, तो कहीं मच्छरों के द्वारा काटे जाने के साक्ष्य मिलते हैं, तो कहीं प्राकृतिक प्रलय आई हो इस टाइप के एविडेंस मिलते हैं। उन्हीं में एक एविडेंस है आपका भूकंप। यहाँ पे आपको कालीबंगा में चना और सरसों के बीज भी मिलते हैं, बीज के भी साक्ष्य पता चलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगला है आपका, ये क्या हो गया, इसके बाद है धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि एकमात्र नगर है जो 3 खंडों में बटा हुआ था। एक पश्चिमी टीला था, एक मध्य टीला था, एक पूर्वी टीला। एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है धौलावीरा के बारे में। दूसरा याद रखना है यहाँ की जल प्रबंधन प्रणाली बहुत ही उच्च कोटि की थी, अर्थात यहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम को एक अच्छे ढंग से बनाया गया था। मतलब शहर में जो घर थे, घरों की पानी को, वेस्टेज वाटर को छोटी छोटी नालियों के द्वारा जोड़ा गया, फिर उस नाली को शहर की मेन सीवेज लाइन से जोड़ा गया और उन सीवेज लाइन की सफाई करने के लिए उन्हें जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पे होल बनाए गए, उनको बाकायदा ढक्कन के द्वारा कवर किया गया। जो आज के शहरों में या महानगरों में आप ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं, सिमिलर उसी टाइप का ड्रेनेज सिस्टम आपको धौलावीरा में मिलता है। ठीक है, इसके बाद वहाँ जलकुंड मिलते हैं, नगर का विभाजन 3 स्तरीय है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। तो इस तरीके से हमने जाना कि किस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड 2700 से 1750 का टाइम पीरियड माना गया और क्या क्या चीज़ें वहाँ मिली, जिस बेस पे आर्कियोलॉजिस्ट को कहना पड़ा है कि फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है। ये तो एक सभ्यता थी। अब लेकिन सभ्यता का अंत कैसे हुआ? अचानक से इतनी बड़ी सभ्यता जो फली फूली अचानक से ख़त्म कैसे हो गई? तो इसके लिए अलग अलग चीज़ें मिली। आर्कियोलॉजिस्ट ने जो चीज़ें मिली उनके आधार पे एक अनुमान लगाया या आकलन किया कि हो सकता है कोई प्राकृतिक आपदा आई हो, कोई प्रलय आई हो, या कोई बाढ़ आई हो, या मच्छरों के द्वारा लोगों को महामारी फैली हो। इस तरीके से कोई एक पॉइंट किसी ने क्लियर नहीं किया कि किसी एक वजह से सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई। अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत व्यक्त किया कि मे बी ये रीजन हो सकता है इस सभ्यता का खत्म होने का। पर हमें फाइनली ये याद तो रखना ही पड़ेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की ही नहीं, विश्व की पहली सभ्यता है जो नगरीकृत सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के साथ व्यापार के साक्ष्य हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी मिलते हैं। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, वहाँ उनकी सभ्यता में भी भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ जैसे मोहरें पाई गई, तो इसे सिमिलरिटी बताई गई कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उस टाइम की सिमिलर सभ्यता है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लास समझ में आई हो, अच्छी लगी हो।